हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल बायोटेक विजन में। तो मानव जनन ये चैप्टर चल रहा था, जो हमारा एक लेक्चर हो चुका था चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा मानव जनन जो कक्षा 12वीं की अध्याय तीसरा है। ठीक है, मानव जनन, मानव जनन, ये हमारा मानव जनन जो आज हमारा भाग नंबर 2 है। ठीक है, भाग नंबर 2, ये अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 यानी मानव जनन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था कक्षा 12वीं की। इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़े थे? जनन पढ़े थे कि जनन क्या होता है, मानव जनन के बारे में कुछ परिचय देखा था हमने, जनन के प्रकार क्या होता है, जनन का उद्देश्य क्या है, जनन में होने वाली सभी घटनाएं को पढ़े थे। और जनन जो हमारा होता था अलैंगिक और लैंगिक जनन, इन दोनों जनन को हम अच्छे तरीके से समझ गए थे और इनमें विभिन्नताएं भी देखे थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो लैंगिक जन्म जो हमारा घटनाएं हो रही थी, उन लैंगिक जन्म जो हमारा युग्मक है, वह युग्मक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखेंगे युग्मकों का प्रकार। क्या देखेंगे? युग्मकों का प्रकार। ठीक है, युग्मकों का प्रकार में देखेंगे हमारा जो फर्स्ट युग्मक आता है, युग्मक जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है सम युग्मक, सम युग्मक। ठीक है, और दूसरा जो हमारा आता है असम युग्मक, असम युग्मक। और जो हमारा तीसरा आता है, तीसरा जो हमारा युग्मक है वो होता है अंड युग्मक, अंड युग्मक। ठीक है, ये हमारा युग्मक जो होता है, युग्मक मुख्य रूप से हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट सम युग्मक, सेकंड असम युग्मक एंड थर्ड अंड युग्मक। तो सम युग्मक का मतलब, इसमें हमारा जो हेडिंग से पता चल रहा है सम, सम युग्मक। सम का मतलब होता है समान, और युग्मक का मतलब या तो हमारा नर का युग्मक हो या तो मादा का युग्मक। यानी इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा युग्मक, इनका बाहर की आकृति और इनका साइज यानी परिमाण दोनों बराबर होता है। यानी इनकी आकृति, किसका आकृति? युग्मक का। ठीक है, युग्मक का आकृति, युग्मक का आकृति वो परिमाण, परिमाण क्या हो? दोनों समान हो, दोनों समान। दोनों समान का मतलब, इसमें हम एक को या तो नर युग्मक हो या तो मादा युग्मक, हम दोनों नर युग्मक या मादा युग्मक को हम देख कर नहीं बता सकते कि कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक। यानी इनका जो बाहर की आकृति है और जो हमारा इनका साइज है युग्मक का, वो दोनों ही क्या होता है? इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई नर युग्मक है, मान लीजिए ये कोई नर युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक है मान लीजिए, और ये भी हमारा कोई है, ये क्या है? कोई है हमारा मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक, ये क्या है? नर युग्मक। ठीक है, यानी इनका जो बाहर की जो आकृति है वो क्या है? दोनों समान है। इनका जो बाहर की आकृति क्या है? दोनों समान, दोनों समान। ठीक है, बाहर की आकृति क्या है हमारा? दोनों समान है। ठीक है, यानी इनको हम देख कर नहीं बता पा रहे कि नर युग्मक कौन सा है कौन सा मादा युग्मक। अगर हम इस तरह से हटा दे तो आप पहचान पाएंगे कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक? नहीं। यानी इनका जो आकृति यानी जो आकार है वो समान है, और इनका परिमाण, आकृति तो समान ही है, और दूसरा परिमाण, परिमाण का मतलब साइज, कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो देखेंगे इनका साइज भी है उसी तरीके से है, इनका बड़ा जितना है उतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, और यह किसमें होता है? समयुग्मक। तो समयुग्मक का हम एग्जाम्पल देखें, तो समयुग्मक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये होता है क्लेमाइडोमोनास। समयुग्मक का एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास, 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 यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, और भी होता है जैसे राजोपस वगैरह और भी होता है। ठीक है,
हालांकि ये सभी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में नहीं बताना होता है, लेकिन हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट अध्याय 3 से ही पढ़ रहे हैं और उनको कुछ टर्म्स नहीं पता होगा कि इनका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज होता है। इसलिए हम बता रहे हैं पूरा बेसिक से, क्योंकि आ रहा है इसमें मानव जनन, यानी मानव को अपने समान नए जाति को कैसे बना रहा है, मानव अपने जैसा नए जीव को कैसे बना रहा है। तो इसको पढ़ने के लिए, हम इसको आसान बनाने के लिए सभी इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। भले इस चैप्टर में ना हो, लेकिन जो इसके जो पिछले चैप्टर है उनमें का है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वो समझा रहे हैं। ठीक है। और असम युग्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें जो हेडिंग से पता चल रहा है, हेडिंग से असम युग्मक, यानी असम का मतलब असमान युग्मक। इसमें या तो नर युग्मक बड़ा होगा या तो क्या होगा, मादा युग्मक बड़ा होगा। या तो दोनों नर युग्मक आकृति में तो बड़े होंगे या तो परिमाण में छोटे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे इसमें आता है, इसमें युग्मक का आकृति समान, युग्मक का आकृति समान होता है, आकृति समान, वह आकृति समान, किंतु परिमाण भिन्न होता है, परिमाण भिन्न। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, युग्मक की आकृति तो समान है लेकिन परिमाण क्या है, भिन्न है। ठीक है। ये हमारा समान है क्या, युग्मक का आकृति किसमें, असम युग्मक में। ठीक है। आकृति तो समान है लेकिन परिमाण भिन्न है। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई युग्मक है, मान लीजिए इसे हम बोल रहे हैं नर युग्मक, और ये हमारा कोई है मादा युग्मक, मादा युग्मक, ये भी हमारा क्या है, नर युग्मक। यानी इनको हम देख के बता सकते हैं ये नर युग्मक है, मादा युग्मक, लेकिन इनका जो आकृति होता है, लेकिन इनका आकृति समान है। देखिए, इनका भी गोल है, इनका भी गोल है, लेकिन इनका साइज कितना है, साइज इतना बड़ा है नर का, और मादा का साइज इतना छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इनका आकृति तो समान है लेकिन परिमाण क्या है, भिन्न है, यानी अलग है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल में देखें, असम युग्मक का एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल आएगा स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, ये। ठीक है, स्पाइरो गायरा, ये इसका एग्जाम्पल होता है। और अन्य युग्मक का मतलब क्या होता है, ये देखिए। अब आता है मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि हमें मानव जनन में ये शब्द आएगा, नहीं आएगा लेकिन हमको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। ठीक है। अन्य युग्मक। ठीक है। इसलिए हम पढ़ा रहे थे युग्मकों के प्रकार में, कि ये टर्म आए और आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में ये चैप्टर आसानी से आ जाए। ठीक है। तो अंड युग्मक का मतलब क्या होता है, इसमें जो नर युग्मक होता है, देखिए अंड युग्मक, अंड युग्मक मतलब इसमें जो अंडाणु का युग्मक है वो कुछ क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, नर से। ठीक है। यानी इसमें जो नर युग्मक है वह छोटा होता है और कशाभियुक्त होता है, यानी उसमें कशाभिका पाई जाती है, कुछ पूंछ पाई जाती है जो अपने स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सके। और जो अंडाणु जो होता है वो कुछ नर युग्मक से हमारा बड़ा होता है, लेकिन वो अचल होता है, इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, नर युग्मक, नर युग्मक छोटा तथा कशाभिकी युक्त होता है, कशाभिकी युक्त होता है, तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक कैसा होता है, बड़ा होता है, बड़ा, तथा यह बड़ा होता है, और यह यानी मादा युग्मक अकशाभिकी होता है, अकशाभिकी होता है। ठीक है। यानी इसमें क्या है, नर युग्मक तो क्या है हमारा, छोटा है, और कैसा है, कशाभिका युक्त होता है, यानी ये गमन कर सकता है, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन करके पहुंच सकता है। लेकिन जो मादा युग्मक है वो नर युग्मक से क्या है, बड़ा है, मादा युग्मक क्या है, नर युग्मक से बड़ा है, और यह अकशाभिकी युक्त होता है। अकशाभिकी युक्त का मतलब इसमें
कोई भी गमन अंग नहीं पाए जाते जो कि अंडाणु किसी दूसरे स्थान पर गमन करके पहुंच सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है अंड युग्मक का, जैसे कारा में और समस्त स्तनधारी में, कारा व समस्त जंतु में या स्तनधारी में। ठीक है, ये तो समस्त जंतुओं में युग्मक कौन सा होता है? अंड युग्मक। क्यों अंड युग्मक होता है? क्योंकि इसमें जो नर युग्मक होता है वो छोटा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ हम देखें तो इसका चित्र भी बना के देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये जो हमारा होता है ये है हमारा नर युग्मक। नर युग्मक, नर युग्मक में क्या है? हमारा एक पूंछ है। ये क्या हमारा? पूंछ है। और मान लीजिए ये मादा युग्मक है, ये मादा युग्मक है। ठीक है, मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी नर युग्मक छोटा है लेकिन कसाबिका युक्त है। कसाबिका मतलब इसमें पूंछ पाया जा रहा है गमन करने के लिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। लेकिन मादा जो युग्मक है वो कुछ नर युग्मक से बड़ा है और इसमें अकसाबिक युक्त है, यानी इसमें कोई भी कसाबिका कोई भी पूंछ जैसी संरचना नहीं पाई जा रही जो कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा सके। ठीक है, ये और ये भी मान सकते हैं कि इनका परिमाण और आकृति भिन्न है। ठीक है, ये भी मान सकते हैं इसमें, किसमें? अंड युग्मक में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे निषेचन। ठीक है, निषेचन में आप देखेंगे कि निषेचन होता है सभी जीवों में जो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है? यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, नर में नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु आपस में फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट, इसी को बोलते हैं निषेचन। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ जीवों में तो युग्मक बनते हैं लेकिन उसमें निषेचन नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं? देखते हैं। उसे हम बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? मान लीजिए कोई एक जीव है, उसमें नर युग्मक तो बन रहा है लेकिन वो बिना मादा युग्मक से फ्यूज किए ही एक नया जीव को उत्पत्ति कर रहा है। यानी एक नर युग्मक तो बन रहा है किसी जीव में, लेकिन वह जीव बिना मादा युग्मक के संलयन किए हुई क्या बना रहा है? हमारा युग्मनज यानी जाइगोट बना रहा है और जाइगोट से हमारा भ्रूण से नया जीव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यानी बिना 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 निषेचन के ही बिना निषेचन के ही बिना निषेचन के ही बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति यानी बिना निषेचन के ही। मान लीजिए ये हमारा कोई है जीव है, इस जीव में हमारा बन रहा है कौन? क्या बन रहा है? हमारा युग्मक बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं। और इस जीव में जो हमारा युग्मक बन रहा है वो मान लीजिए हमारा एन है, और एन से अपने आप ही यानी बिना किसी, मान लीजिए ये नर युग्मक है और इसमें बिना किसी मादा युग्मक के संलयन से ही यह द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, द्विगुणित हो जाता है और युग्मनज बना लेता है, युग्मनज बना लेता है और युग्मनज से नया जीव बना लेता है भ्रूण के द्वारा। ठीक है, नया जीव, यही है हमारा क्या है? अनिषेक जनन। यानी कोई जीव में तो युग्मक बन रहा है लेकिन वो युग्मक बिना मादा युग्मक के निषेचन के ही, जाहिर सी बात है दो युग्मक करेंगे तभी तो निषेचन होगा, एक युग्मक से निषेचन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या है? एक ही युग्मक से निषेचन हो रहा है और एक निषेचन से ही हमारा नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। जैसे ये किसमें होता है? जैसे हमारा होता है छिपकली में और मोस्ट इंपोर्टेंट मधुमक्खी में। ये हमारा होता है छिपकली
छिपकली और मधुमक्खी, मधुमक्खी, ये इन दोनों में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। यानी इसमें एक ही युग्मक रहेगा, या तो नर का युग्मक हो या तो मादा युग्मक, किसी का भी युग्मक हो, वो एक ही युग्मक से बिना किसी दूसरे युग्मक से निषेचन किए ही क्या बना लेता है, हमारा नया जीव बना लेता है। ठीक है, तो हमारा हो गया अनिषेक जनन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक लिंगी या द्विलिंगी जीव क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक लिंगी व द्विलिंगी जीव क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक लिंगी या द्विलिंगी जीव। जीव हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है हमारे एक लिंगी, इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, एक हमारा होता है एक लिंगी, एक लिंगी जीव, और दूसरा हमारा आता है द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। तो सबसे पहला बात ये आता है कि एक लिंगी जीव क्या है। एक लिंगी जीव क्या है, यानी वे जीव जिसमें नर का विकास और मादा का विकास अलग अलग प्राणियों में हो रहा है। एक लिंगी जीव, यानी एक लिंगी जीव मतलब एक जीव में केवल एक लिंग हो। एक लिंग हो मतलब उसमें केवल एक ही युग्मक बने, या तो नर का युग्मक बने या तो मादा का युग्मक, यानी केवल एक ही युग्मक बने। ठीक है, यानी ऐसा प्राणी जिसमें या तो नर हो या तो मादा हो, उसे बोलेंगे एक लिंगी। और द्विलिंगी क्या होता है, ऐसा प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही में उपस्थित हो, यानी एक ही जीव में नर भी पाया जा रहा है और मादा भी पाया जा रहा है। जैसे हमारा केचुआ में होता है, व्हेल में होता है, स्टारफिश में होता है, जोक में होता है। ठीक है, इतना फीताकृमि में भी होता है। ठीक है, तो एक लिंगी में क्या लिखेंगे, वे प्राणी जिसमें नर व मादा का विकास अलग अलग प्राणियों में हो, अलग अलग प्राणियों में हो। ठीक है, और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, वे प्राणी जिसमें नर व मादा का विकास एक ही जीव में हो, एक ही जीव में हो। ठीक है, ये अब एक लिंगी का एग्जाम्पल क्या होता है। अगर एक लिंगी का हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारा आता है समस्त स्तनधारी, समस्त स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी मतलब जंतु। ठीक है, और द्विलिंगी जीव का मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें एक ही प्राणी में नर व मादा का विकास एक ही जीव में हो, जिसमें नर व मादा का विकास एक ही जीव में हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव। जैसे मतलब होता है केचुआ, व्हेल, स्टारफिश, जोंक और फीताकृमि। ये इन सभी में क्या होता है, द्विलिंगी जीव होते हैं। यानी इन सभी में एक तो जीव, जैसे मान लीजिए केचुआ एक जीव है, लेकिन इन केचुआ में हमारा नर भी होगा और मादा भी होगा, यानी इसमें एक ही जीव में नर और मादा भाग संपन्न है। ठीक है, क्लियर। और एक लिंगी में क्या होता है, इसमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं। जैसे स्तनधारी, जैसे मनुष्य में हो गया, बंदर में हो गया, गाय में हो गया, भैंस में हो गया, पक्षियों में हो गया। ठीक है, आदि जंतु में। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे सजीव प्रजक और अंड प्रजक क्या होता है। ठीक है, सजीव प्रजक और
अंडप्रजक क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा कोई भी जीव होता है वो मुख्य रूप से हमारा या तो सजीव प्रजक जीव है, अंड प्रजक, या हम लिख सकते हैं अंड प्रजक, अंड प्रजक, या हम बोल सकते हैं ओविपेरस। और ये है हमारा सजीव प्रजक या जरायुज। सजीव प्रजक या जरायुज, जरायुज ये यानी विविपेरस। ठीक है, तो सजीव प्रजक और अंड प्रजक क्या होता है। अंड प्रजक में क्या होता है, वे जो निषेचित और अनिषेचित अंडे का विकास शरीर के बाहर करता है। वे प्राणी जो निषेचित और अनिषेचित अंडे का विकास शरीर के बाहर करता है उसे बोलते हैं अंड प्रजक। ठीक है, यानी उसमें या तो निषेचित अंडे का विकास हो रहा है, यानी वे प्राणी, या ऐसे कह सकते हैं वे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं। और अंडा क्या होता है हमारा, कैल्शियम से आवरण होता है, जो स्फुटन के दौरान हमारा एक नया शिशु उत्पन्न होता है, जैसे सर्प में, पक्षियों में। ठीक है, और सजीव प्रजक क्या है, वे प्राणी जिनका निषेचन शरीर के भीतर होता है, यानी वे प्राणी जिसमें निषेचित अंडे का विकास शरीर के भीतर यानी गर्भाशय में होता है उसे बोलते हैं सजीव प्रजक। और सजीव प्रजक प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं। और इसमें लिखेंगे ये शिशु को जन्म देते हैं, ये शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, और ये अनिषेचित और ये अनिषेचित और निषेचित अंडे का विकास, अंडे देते हैं। ये निषेचित और अनिषेचित अंडे का विकास शरीर के, अनिषेचित और निषेचित अंडे का विकास शरीर के बाहर होता है, अर्थात इनका युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। ये ठीक है, यानी अंड प्रजक क्या होता है, ये अंडे देते हैं। और क्या है, ये अनिषेचित और निषेचित अंडे का विकास शरीर के बाहर होता है, अर्थात इनका युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है, यानी इनका जो युग्मनज होता है वो शरीर के बाहर विकास होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, सजीव प्रजक में ये निषेचित अंडे का विकास, निषेचित अंडे का विकास भ्रूणी गर्भाशय में शरीर के भीतर होता है, भ्रूणी गर्भाशय में शरीर के भीतर होता है, शरीर के भीतर होता है, भ्रूणी गर्भाशय में होता है। इस तरह से लिखते हैं, विकास भ्रूणी गर्भाशय में होता है, होता है, अर्थात इन निषेचित अंडे का विकास, अर्थात इनका युग्मनज,
का विकास शरीर के भीतर होता है, का विकास शरीर के भीतर होता है। ये ठीक है, यानी ये शिशु को जन्म देते हैं कौन? सजीव प्रजक। अगर कभी भी ये वर्ड आ जाए सजीव प्रजक या जरायु या विवी पेरस, तो हम समझ जाएंगे कि कोई ऐसा जीव है जो शिशु को डायरेक्ट उत्पन्न कर रहा है, और इसमें निषेचित अंडे का विकास हो रहा है। यानी निषेचित अंडे का विकास किसमें हो रहा है? भ्रूणी गर्भाशय के भीतर। यानी भ्रूणी गर्भाशय के भीतर जो निषेचित अंडा है, यानी उनका निषेचन कब होता है? जो युग्मनज बनता है, तो युग्मनज का विकास शरीर के भीतर हो रहा है, यानी गर्भाशय में हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? ये अंडे देते हैं, जैसे हमारा छिपकली हो गए, सर्प हो गए और पक्षी हो गए, ये अनिषेचित और निषेचित अंडे का विकास करते हैं और शरीर के बाहर होता है। अंडे जब भी कोई भी पक्षी या कोई भी सरीसृप है, वो अपने अंडे का विकास शरीर के भीतर करेगा? नहीं, अंडे का विकास शरीर के बाहर करता है। और अर्थात उनका युग्मनज, अंडा बनेगा तो यानी युग्मनज से ही बनेगा, उनका युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, अंड प्रजक का एग्जाम्पल, पक्षी, सरीसृप यानी सांप, आदमी। और इसका सजीव प्रजक का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, गाय, भैंस, बंदर, मनुष्य और भी जीव है। ठीक है, मनुष्य, ठीक है, और भी जीव है, समझ सकते हैं ना, जो जिनका विकास शरीर के भीतर होता है, ठीक है, जो शिशु को जन्म देते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ सजीव प्रजक और अंड प्रजक। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्या अगला टॉपिक, जो ये भी हमारा जनन से ही संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरत है और जानना भी चाहिए इन चीजों को। सतत प्रजनक क्या होता है? सतत प्रजनक, सतत प्रजनक क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार, प्रजनक का मतलब होता है प्रजनन करने वाला, यानी जनन करने वाला। और जनन कौन कर सकता है, अभी इसके बाद वो टॉपिक आता है। ठीक है, सतत का मतलब होता है लगातार, प्रजनक का मतलब है जनन करने वाला। तो सतत हमारा जो जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो सभी मौसम में जनन कर सकते हैं? वो है सतत प्रजनक। जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो होते हैं ये अपने पूर्ण जनन काल में, यानी जितने भी ठंडी, गर्मी या बरसात, कोई भी मौसम हो, वो जनन के लिए परिपक्व होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे प्राणी या जीव, प्राणी का मतलब होती है जीव। ठीक है, वे प्राणी जो अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, जनन के लिए क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। ठीक है, सतत प्रजनक प्राणी कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे गाय, भैंस, बंदर, खरगोश, ठीक है, मनुष्य, ये ठीक है, ये सभी जो जीव है यानी प्राणी है, वे अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए क्या है? सक्रिय होते हैं। यानी किसी भी अनुकूल मौसम हो या प्रतिकूल मौसम हो, ये अपने जनन के लिए सक्षम होते हैं, यानी सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा यौनारंभ क्या होता है? यौनारंभ क्या होता है? ठीक है, यौनारंभ क्या होता है? यौनारंभ
यानी प्यूबर्टी। यौनारंभ क्या होता है? ठीक है, यौनारंभ का मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही क्या है माना यौनारंभ है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है? जैसे हमारा अगर लड़कों का बात करें तो लड़कों में क्या होता है? दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज का भारीपन होना, कंधे विकसित हो जाना यानी बड़ा हो जाना, उनका शरीर सुडौला हो जाना, उनके शरीर पर जो बालों का कम होना, ये सब क्या है? हमारा यौनारंभ लड़कों में होता है। लेकिन लड़कियों की बात करें तो यौनारंभ के उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। ठीक है, उनका आवाज मधुर, सुरीला एवं पतला हो जाता है। उनके शरीर पर कम बाल होते हैं। सॉरी, मनुष्य लड़कों में शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं, लड़कियों में शरीर पर बाल कम होते हैं। ठीक है, तो यौनारंभ यानी वे जीव जो जनन के लिए सक्रिय हैं, वही हमारा क्या है? यौनारंभ। यानी वह काल जो जनन के लिए सक्रिय होते हैं। ऐसा समय यानी लड़के या लड़कियों का ऐसा समय आए जो अपने जनन के लिए सक्रिय हो जाए, यानी एक नया संतान को बना सकें, यही हमारा है यौनारंभ। ठीक है, तो यौनारंभ को लिखेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, लक्षणों का विकास एवं प्रकटन होना ही यौनारंभ है। यौनारंभ है क्या? द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन होना ही यौनारंभ है। ठीक है, और यौनारंभ की शुरुआत यौनारंभ की शुरुआत यौनारंभ की शुरुआत लड़कों में लड़के यौनारंभ की शुरुआत में लड़के व लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अंतर लड़की व लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट हो जाता है। अंतर स्पष्ट होने का मतलब जो हमने बताया ना कि आप देख कर ही पहचान सकते हो कि वो लड़का है और यह लड़की है। ठीक है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर सुडौला होना यानी मजबूत होना, शरीर सुडौला होना, आवाज का भारीपन होना, आवाज का भारीपन होना, और क्या है? कंधे चौड़ा होना, कंधे चौड़ा हो जाना आदि लक्षण होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों की बात करें और लड़कियों में क्या होता है? स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाना, स्तन ग्रंथियों का विकास तथा आवाज का हल्का होना, आवाज का हल्का
पतला तथा सुरीली सुरीला होना, सुरीला होना और इनके शरीर पर बाल की संख्या कम होती है, इनके शरीर पर बाल कम होना और आर्तव चक्र का विकसित होना, आर्तव चक्र का विकसित होना, ये हमारा द्वितीयक लिंगी लक्षणों का विकास, यानी द्वितीयक लिंगी लक्षणों का विकास एवं प्रकटन होना ही यौनारंभ है, यानी प्यूबर्टी है। यौनारंभ की शुरुआत में लड़के व लड़कियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है, यानी इनको हम देख कर ही पहचान सकते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है। जैसे हम लड़कों में बात करें तो दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर फुडाला होना, आवाज का भारीपन होना, कंधे चौड़ा हो जाना आदि लक्षण होते हैं। लेकिन और लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास, आवाज का हल्का पतला तथा सुरीला होना और इनके शरीर पर बाल कम होना, आर्तव चक्र का विकसित होना आदि लक्षण होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें लड़कों में यौनारंभ की शुरुआत यानी प्रजनन काल की शुरुआत, यौनारंभ का शुरुआत जब भी यौनारंभ शब्द आए तो समझ लीजिए कि ये प्रजनन काल के लिए सक्रिय है, यानी जनन करने के लिए सक्रिय है। ठीक है। लड़कों में प्रजनन काल की शुरुआत यानी यौनारंभ की शुरुआत, प्रजनन काल की शुरुआत कब होता है? प्रजनन काल की शुरुआत 13 से 16 वर्ष तथा लड़कियों में प्रजनन काल की शुरुआत 10 कब होती है? 10 से 13 वर्ष। ठीक है। ये है यौनारंभ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है। तो हमने एक चीज छोड़ दिए थे निषेचन में, निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे कि निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है हमारा बाह्य निषेचन। ठीक है। देखते हैं। अब देखेंगे निषेचन हमारा था। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन का मतलब वे प्राणी, वे जीव जिसमें निषेचन की क्रिया बाहर से संपन्न हो रही है। ठीक है। और आंतरिक निषेचन का मतलब वे जीव जिसमें निषेचन की क्रिया भीतर से संपन्न हो रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे बाह्य निषेचन का। बाह्य निषेचन यानी बाहर से इसमें निषेचन की क्रिया संभव होती है, किसी जीव में बाहर से निषेचन की क्रिया संभव होती है। जैसे इसका बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल हमारा आता है शैवाल में ये हमारा पौधा होता है शैवाल में, और मछलियों में शैवाल और मछलियों में क्या होता है? शैवाल और मछलियों हमारा बाह्य निषेचन होता है। अब आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जिसमें निषेचन अंदर से हो। ठीक है। जैसे समस्त स्तनधारी में, यानी जंतुओं में। जंतु का मतलब पौधे भी आ जाएंगे और हमारा कुछ जीव भी आ जाएंगे, जैसे जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है। ये
तो हमारा ये वीडियो केवल बेसिक वीडियो है, यानी मानव जीवन को पढ़ने के लिए ये टर्म और ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड आते ही रहते हैं, अगर नहीं आएंगे तो एग्जाम में पूछे ले जाएंगे। वैसे तो आपको पूरी तरीके से इनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मनुष्य में, मानव में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमारा मनुष्य में यानी मानव में क्या होता है, मानव में कौन सा जनन होता है, मानव में कौन सा जनन होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। मानव कौन सा जनन, लैंगिक जनन। और मानव अंडा देता है कि बच्चा पैदा करता है, तो मानव क्या करता है, बच्चा पैदा करता है, यानी शिशु को उत्पन्न करता है। तो क्या है हमारा सजीव प्रजक, सजीव प्रजक या जरायुज। और क्या है, और हमारा मानव एक लिंगी है कि द्विलिंगी, यानी मानव में हमारा नर और मादा दोनों एक ही जीव में है, यानी हम मान लीजिए हम मानव है तो हमारे में नर और मादा एक ही में है, हमारे में है नहीं, हम नर हैं, यानी हम जो जीव है वो नर है, यानी एक जीव में या तो नर होगा या तो मादा होगा। तो यह क्या हमारा एक लिंगी जीव है, एक लिंगी जीव है, ठीक है। और इसमें युग्मक कौन सा होता है, जब नर और मादा युग्मक बनेंगे, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, तो ये युग्मक कौन सा है, युग्मक हमारा है अंड युग्मक, ठीक है, अंड युग्मक। और निषेचन कौन सा हो रहा है, जब युग्मक बनेंगे यानी युग्मक से निषेचन होगा, तो निषेचन कौन सा होगा, अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ निषेचन होगा, ठीक है। समस्त जंतुओं में अंदर की तरफ होता है, मछलियों सवाल में बाहर की तरफ होता है, तो निषेचन कौन सा होगा, आंतरिक निषेचन, ठीक है, आंतरिक निषेचन, ठीक है। और हमारा ये जीव है, क्या ये केवल यानी मानव केवल ठंड के समय ही प्रजनन कर सकता है, बरसात के समय नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं कि बरसात के समय करेगा, ठंड के समय नहीं करेगा, गर्मी के समय करेगा तो जाड़े के समय नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी मानव जो होता है यह सभी मौसम में प्रजनन कर सकता है, यानी कोई भी मौसम हो, या ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, इन तीनों ही मौसम में ये जनन कर सकता है। तो हम इससे क्या बोलते थे, सतत प्रजनक। ये क्या है, सतत प्रजनक, ठीक है। ये सभी चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है, ये सभी चीजें, ठीक है, ये सभी की सभी चीजें आप लोगों को बहुत ही जरूरत है, जो आप लोगों के लिए समझना चाहिए, ठीक है। जैसे मानव में हमारा लैंगिक जनन होता है, और सजीव प्रजक प्राणी है, एक लिंगी जीव है, अंड युग्मक इसमें होता है, आंतरिक निषेचन होता है, और सतत प्रजनक होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अगले वाले वीडियो को और बेहतरीन और अच्छे तरीके से बनाकर आपको समझा पाए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।